GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, नाम तो सुना ही होगा, GOC। यस, क्या पढ़ने वाले हैं GOC में? GOC में हम इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स पढ़ने वाले हैं और ये पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के कारण मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है। ठीक है, तो जैसे कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स हैं? इंडक्टिव इफेक्ट है, मेजोमेरिक है, रेजोनेंस है, हाइपर कॉन्जुगेशन, एरोमेटिसिटी, बहुत सारी चीजें हैं। और उन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स के कारण मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में क्या चेंज आता है ये डिस्कस करने वाले हैं हम। ठीक है, एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लिखिए इंडक्टिव इफेक्ट। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट देखिए होता क्या है। अगर किसी नॉन पोलर बॉन्ड में पोलर बॉन्ड के कारण पोलरिटी आ जाए तो उसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। क्या लिख सकते हैं हम? इंडक्शन ऑफ पोलरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड, इंडक्शन ऑफ पोलरिटी इन नॉन पोलर बॉन्ड ड्यू टू पोलर बॉन्ड इट्स कॉल्ड इंडक्टिव इफेक्ट। अब लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर कैसे, ये है क्या, इसका मीनिंग क्या है? नॉन पोलर में पोलर के कारण पोलरिटी का इंड्यूस हो जाना है, इंडक्शन होना है क्या? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं। अब बताइए कार्बन कार्बन बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर? लिख के बताइए जरा, कार्बन कार्बन बॉन्ड पोलर है या नॉन पोलर? पोलर या नॉन पोलर? कैसा है? नॉन पोलर, क्योंकि दोनों जब एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम होती है तो कोई भी किसी से इलेक्ट्रॉन नहीं खींचता, तो ये बॉन्ड नॉन पोलर है। लेकिन अब बताइए कार्बन क्लोरीन बॉन्ड कैसा है? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड कैसा है, पोलर या नॉन पोलर? कार्बन क्लोरीन बॉन्ड पोलर है। और किस तरह से पोलर है कि क्लोरीन पर कैसा चार्ज आएगा? पार्शियल निगेटिव, और कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। पोलर है। और किस तरह से पोलर है कि क्लोरीन पर पार्शियल निगेटिव, कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव। अब देखिए, वैसे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड नॉन पोलर होता है, लेकिन अगर ये कार्बन कार्बन बॉन्ड इस कार्बन क्लोरीन बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तब क्या होगा? इस क्लोरीन पर पार्शियल नेगेटिव, जिसके कारण इसके बगल वाले कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। पार्शियल पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब क्लोरीन ने क्या किया? कार्बन के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लिया। तो अब क्या होगा? इसके बगल वाले एटम के इलेक्ट्रॉन भी थोड़ा सा इसकी ओर शिफ्ट हो जाएंगे, ऐसे ही थोड़े से इसके इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इस पर भी आ जाएगा। इस तरह से जो बॉन्ड पहले नॉन पोलर था वो इस पोलर बॉन्ड के कारण पोलर हो गया। तो जब किसी नॉन पोलर बॉन्ड में किसी दूसरे पोलर बॉन्ड के कारण पोलरिटी आ जाए, या पोलरिटी इंड्यूस हो जाए, या पोलरिटी का इंडक्शन हो जाए, तो इसको कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। आ रही बात समझ में? अब देखिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट होने का रीजन क्या है ना? तो इंडक्टिव इफेक्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर कार्बन क्लोरीन बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होता तो इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट भी नहीं होता। तो हम लिख सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इज क्रिएटेड ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इंडक्टिव इफेक्ट क्यों क्रिएट हुआ है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस के कारण। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस नहीं होता तो इंडक्टिव इफेक्ट क्रिएट भी नहीं होता। और देखिए, अगर हम इंडक्टिव इफेक्ट की बात करें तो इंडक्टिव इफेक्ट में ये जो सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, ये कार्बन क्लोरीन सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है, और सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है जो शिफ्ट हो रहे हैं। तो हम कह सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इंडक्टिव इफेक्ट इन्वॉल्व शिफ्टिंग ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। सिग्मा इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो रही है इंडक्टिव इफेक्ट में। ठीक है,
और देखिए इंडक्टिव इफेक्ट में अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की ओर शिफ्ट गए हैं। अब दो चीजें हो सकती हैं, दो तरीके से शिफ्टिंग हो सकती है। एक और शिफ्टिंग देखो, जैसे मान लो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है और इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट हो कि दोनों इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास चले जाएं, तो यहां पे कार्बन पर कंप्लीट पॉजिटिव आएगा, क्लोरीन पर कंप्लीट नेगेटिव आएगा। तो जब कंप्लीट शिफ्टिंग होती है इलेक्ट्रॉन की तो कंप्लीट नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आते हैं। यहां पे इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग पार्शियल है, मतलब ऐसा नहीं है कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन 100% क्लोरीन के पास चले गए हैं। 20% हो सकता है, जितने इलेक्ट्रॉन थे उसके 20% या 10% इलेक्ट्रॉन क्लोरीन की तरफ शिफ्ट किए हों। और इसीलिए इंडक्टिव इफेक्ट में जो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है वो पार्शियल है और चार्जेस भी पार्शियल क्रिएट होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इट इन्वॉल्व partial shifting of electron. It involve partial shifting of electron. यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की जो शिफ्टिंग है वो पार्शियल है, और पार्शियल शिफ्टिंग होने के कारण ही जो चार्ज क्रिएट हो रहे हैं वो पार्शियल क्रिएट है। अगर कहीं पर कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता तो फिर कंप्लीट चार्ज क्रिएट होते। अब देखिए कुछ ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हैं जहां पे इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। तो जहां पे कंप्लीट ट्रांसफर होगा उनके कारण मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी में ज्यादा चेंज आता है। ठीक है, ज्यादा चेंज कब आएगा? जब कंप्लीट ट्रांसफर होगा। अगर पार्शियल शिफ्टिंग है तो चेंज भी पार्शियल होगा या कम चेंज आएगा, और इसीलिए जो जिनमें कंप्लीट ट्रांसफर होता है वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है, इनमें पार्शियल शिफ्टिंग होने के कारण ये वीक इफेक्ट है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट इज वीक इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट इज वीक। वीक इफेक्ट क्यों? क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग पार्शियल है। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडक्टिव इफेक्ट में अगर देखें, ठीक है ना, तो यहां पे ये इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है। कैसे? मान लीजिए क्लोरीन है, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन को खींचता है, तो पास वाले से ज्यादा खींचेगा, लेकिन इस वाले कार्बन के इलेक्ट्रॉनों को कम खींचेगा, दूर वाले के और कम खींचेगा। तो हम कह सकते हैं कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट है। और किस तरह से डिस्टेंस डिपेंड करता है? डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। लिख लीजिएगा, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट। डिस्टेंस डिपेंडेंट है, और किस तरह से डिस्टेंस पर डिपेंड करेगा? डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता चला जाएगा। लास्ट में लिखा था कि इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस बढ़ने के साथ साथ इफेक्ट कम होता जाता है। ठीक है ना। इंडक्टिव इफेक्ट अगर देखें तो वीक इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट टेम्परेरी इफेक्ट है या परमानेंट? बताइए जरा, क्या है ये इंडक्टिव इफेक्ट? टेम्परेरी है या परमानेंट है? परमानेंट इफेक्ट है, परमानेंट इफेक्ट है। इंडक्टिव इफेक्ट इज परमानेंट इफेक्ट। अब देखिए यहाँ पे टेम्परेरी और परमानेंट का मतलब क्या है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक मॉलिक्यूल है जिसमें कार्बन क्लोरीन है ना, तो क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है। और एक दूसरा मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन में अगर हम देखें तो वैसे तो ये न्यूट्रल होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिसबैलेंस के कारण हो सकता है फॉर ए सर्टेन टाइम किसी एक पर पॉजिटिव आ जाए और दूसरे पर नेगेटिव आ जाए। और अब इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है इसको हम लंडन टाइप ऑफ फोर्स या डिस्पर्सन टाइप ऑफ फोर्स कहते हैं, वीक फोर्स कहते हैं, जिसको आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा, लंडन टाइप फोर्स या डिस्पर्सन टाइप फोर्स। तो पोलरिटी तो यहां पर भी क्रिएट हुई है, पर ये पोलरिटी टेम्परेरी है, क्योंकि हो सकता है थोड़ी ही देर बाद इस एटम पे पॉजिटिव आ जाए, इस पे नेगेटिव आ जाए, इस पे नेगेटिव आ जाए और इस पे पॉजिटिव आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। तो यहां पर फिक्स नहीं है कि किसके ऊपर पॉजिटिव आएगा किसके ऊपर नेगेटिव आएगा, तो ये टेम्परेरी डाइपोल क्रिएट हो रहा है। परमानेंट डाइपोल क्रिएट है, यहां परमानेंट इफेक्ट है क्योंकि यहां पे डाइपोल परमानेंट है। अगर कार्बन चेन है
तो फिक्स है कि क्लोरीन पर ही बार बार निगेटिव आएगा, कार्बन पर ही पॉजिटिव चार्ज आएगा। जो जैसा ग्रुप है, अगर किसी ग्रुप पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो हमेशा ही आएगा, पॉजिटिव आ रहा है तो हमेशा आएगा। तो ये इफेक्ट कैसा हुआ? परमानेंट। अगर कभी निगेटिव आता कभी पॉजिटिव आता तो फिर कैसा होता? टेम्परेरी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो इंडक्टिव इफेक्ट है ये कैसा होगा? परमानेंट इफेक्ट, क्योंकि किसी भी एटम पर जैसा चार्ज आ गया वैसा चार्ज उस पर फिर लंबे समय तक हमेशा वही चार्ज एग्जिस्ट करेगा। अब देखिए, हमने कहा था इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है ना। पिछली स्लाइड में मैंने आपको बताया था कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस डिपेंडेंट है, धीरे धीरे कम होता जाता है ना। जैसे यहाँ पे जितना चार्ज था उसका केवल 10% ही यहाँ पर जाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे 10% चार्ज था तो इसका 10% यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0.01 होगा, यहाँ पे 0.001 हो जाएगा, है ना। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे इंडक्टिव इफेक्ट वीक होता जाएगा, और इसलिए जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ओनली अप टू 3 to 4 कार्बन तक इफेक्टिव, उसके बाद इतना कम है कि उसको नेग्लिजिबल मानते हैं। तो नेक्स्ट लिखिएगा, इंडक्टिव इफेक्ट इज applicable only up to 3 to 4 carbon, then negligible। इतना कम है कि फिर हम उसको काउंट नहीं करते हैं। क्या आपको ये बात समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट। अब इंडक्टिव इफेक्ट के लिए हाइड्रोजन को रेफरेंस लिया है, ठीक है ना। रेफरेंस कैसे? हम ये मानते हैं कि हाइड्रोजन ना तो किसी को इलेक्ट्रॉन देता है और ना ही किसी से इलेक्ट्रॉन लेता है। जैसे मान लो ये हमारे पास कार्बन चेन है ना, और इस कार्बन चेन में यहां पे जुड़ा हुआ है हाइड्रोजन। तो हम कहेंगे भैया हाइड्रोजन जो है ना तो किसी से इलेक्ट्रॉन लेना और ना किसी को इलेक्ट्रॉन देना, तो हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट 0 है, ना तो देगा ना किसी से लेगा, और इसीलिए हाइड्रोजन को इंडक्टिव इफेक्ट के लिए रेफरेंस लिया है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन इज टेकन एज रेफरेंस फॉर इंडक्टिव इफेक्ट। ध्यान रखिएगा इंडक्टिव इफेक्ट हाइड्रोजन का हमेशा 0 होगा क्योंकि उसको रेफरेंस लिया गया है। अब मान लो हमने क्या किया, इस कार्बन चेन से हाइड्रोजन को हटा दिया, है ना, हाइड्रोजन को हटा दिया, इस बॉन्ड को तोड़ दिया, हाइड्रोजन हट गया, और यहां पे एक ग्रुप लगा दिया X। और जो X है ये हाइड्रोजन के कंपैरिजन में कैसा है? हाइड्रोजन तो ना डोनेट करता ना ही विड्रॉ करता, लेकिन जो X लगाया उसकी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो हाइड्रोजन कंपैरिजन में डोनेटिंग हो सकता है या हाइड्रोजन कंपैरिजन में विड्रॉइंग। मतलब हाइड्रोजन ऐसा है जो ना देता है ना लेता है। हमने एक दूसरा कोई भी ग्रुप लगा दिया X जो इलेक्ट्रॉन देता है या इलेक्ट्रॉन लेता है ना। जैसे मैं यहां पे ले रहा हूं X इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, X इज मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ना देता है ना लेता है, लेकिन अब मैं एक ग्रुप लगाऊंगा X जो हाइड्रोजन कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। ये मैंने हाइड्रोजन हटाया और यहां पे लगा दिया एक ग्रुप X। नाउ X कैसा है? जो चेन से विड्रॉ करता है। और मैंने एक दूसरा केस लिया जिसमें मैंने कार्बन चेन बनाई और इस कार्बन चेन में एक ग्रुप लिया Y, है ना। Y हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मोर, जैसे ये मोर विड्रॉइंग था, ये हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में मोर डोनेटिंग है। तो अब एक ग्रुप कैसा लिया है? जो विड्रॉइंग है, और एक ग्रुप कैसा लिया है? जो डोनेटिंग है ना। Y कैसा है? ये Y डोनेटिंग, X विड्रॉइंग। अब अगर कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो बताइए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का क्या काम होगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन देगा या लेगा? विड्रॉइंग का क्या काम है? विड्रॉ करना मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन लेना या देना? इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसा ऐसा होता है ना कि पापा पैसे जमा करते हैं आपके अकाउंट में, आप एटीएम से जाके पैसे विड्रॉ कर लाते हो, वैसे ही ये X क्या करेगा?
इस कार्बन चेन के इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर लेगा। अब देखो भाई, ऑब्वियस सी बात है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन आएंगे उस पर निगेटिव चार्ज आएगा, तो इस पे पार्शियल निगेटिव, और जिससे चले गए उस पे पार्शियल पॉजिटिव। जब इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई तो इसने पास वाले इलेक्ट्रॉन से खींच लिए, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इस पर भी आ गया। ये क्या करेगा, अपने पास वाले से खींच लेगा, तो थोड़ा सा पॉजिटिव चार्ज इस पर भी आ जाएगा। इस तरह से 3 कार्बन तक इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी हो जाएगी। उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट इतना वीक है कि उसके कारण होने वाला इंपैक्ट जो है वो हम ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल लेते हैं। अब यहाँ पे ये दूसरी ग्रुप जोड़ा था वाई कैसा है, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में डोनेटिंग है। तो जब किसी को इलेक्ट्रॉन देंगे तो उस पर कैसा चार्ज आएगा, निगेटिव, और जिसने इलेक्ट्रॉन दिया है उस पर पॉजिटिव। तो इस तरह 3 से 4 कार्बन तक नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अब जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग वाले होते हैं इनको कहते हैं प्लस आई इफेक्ट। अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो हम कहेंगे प्लस आई, और अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो उसको हम कहेंगे माइनस आई। तो डोनेटिंग और विड्रॉइंग प्रॉपर्टी के बेसिस पर हम इंडक्टिव इफेक्ट को 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट देखिए, प्लस आई इफेक्ट। बताइए प्लस आई इफेक्ट ये कैसा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है? प्लस आई कैसा है, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। तो लिख लीजिए प्लस आई इफेक्ट, इट इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। अब देखिए, अगर कोई ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो जिस कार्बन चेन से जुड़ा होगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? बताइए जरा। प्लस आई इफेक्ट क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा? जिस पे चेन में जुड़ा होगा, राइट। तो अब देखिए यहां पे समझिए जरा, जब ये ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है प्लस आई वाला, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो जितने इलेक्ट्रॉन इसमें पहले थे उतने तो है ही, इसने भी अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई। तो प्लस आई इफेक्ट कैसा है, इंक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन चेन और रिंग। चेन या रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब देखिए, जितने भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करते हैं, जरूरी नहीं कि सभी इक्वली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करें। कुछ के इलेक्ट्रॉन कुछ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम रिलीज करते हैं, कुछ कम करते हैं। तो जो ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिलीज करेंगे वो मोर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होंगे। जैसे बात समझिएगा, अगर किसी के पास नेगेटिव चार्ज है तो वो चाहेगा कि हमेशा अपने इलेक्ट्रॉन देना, और इसलिए जिस किसी भी एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होता है। जैसे इन सभी में अगर हम देखें तो कॉमन ये है कि ये सभी नेगेटिव चार्ज है, सो दे ऑल विल डोनेट इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में देखें तो कार्बन सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, नाइट्रोजन ज्यादा है, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो इलेक्ट्रॉन को उतना होल्ड करके रखेगा, तो जो ज्यादा होल्ड करके रखेगा उसकी डोनेट करने की टेंडेंसी कम होगी। और इसी रीजन से कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा होल्ड करके रखता है और इसलिए कम डोनेट करता है, जबकि CH2 कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोस्ट इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा। इसके बाद जो एल्काइल ग्रुप हैं उनमें जितने ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे डोनेटिंग बिहेवियर उतना ज्यादा होगा। जैसे टर्सरी ब्यूटाइल, यहाँ पे 3 ग्रुप हैं तो ये सबसे ज्यादा डोनेटिंग होगा। फिर आइसोप्रोपाइल, ये कंपैरेटिवली कम होगा। फिर इथाइल और मिथाइल का डोनेटिंग बिहेवियर सबसे कम हो जाएगा। जितने ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डोनेटिंग बिहेवियर उतने ज्यादा। इसके बाद ध्यान रखना है कि अगर हैवियर आइसोटोप है, जैसे ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन में सबसे हैवियर आइसोटोप है ट्राइटियम, तो ट्राइटियम का प्लस आई इफेक्ट ड्यूटेरियम से ज्यादा होगा, और हाइड्रोजन का सबसे कम हो जाएगा। ट्राइटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन का सबसे कम हो जाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन को तो आपको पता ही हाइड्रोजन का 0 है, उसको हमने रेफरेंस माना है।
यहाँ पे अगर देखें तो CH3 से ज्यादा इथाइल का, इथाइल से ज्यादा आइसोप्रोपाइल और टर्सरी ब्यूटाइल। तो ये कंटिन्यूअस में, अब बताइए माइनस आई इफेक्ट कैसा होगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होगा या विड्रॉइंग होगा? जैसे प्लस आई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, माइनस आई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है। तो फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिए, इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है ये। अब देखिए अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट है तो कार्बन चेन या रिंग जिससे भी जुड़ेगा उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा, डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन कार्बन चेन एंड रिंग। कार्बन चेन और रिंग में जिससे भी जुड़ा है, रिंग से जुड़ा है या चेन से जुड़ा है, उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा। देखिए प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं, यहां पे हमने कहा था कि अगर ये कार्बन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है तो इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, तो इस ग्रुप पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी लेकिन कार्बन चेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो कार्बन चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। इसका भी पूरा एक सीक्वेंस है, ठीक है। जरूरी नहीं है कि अगर कोई भी ग्रुप इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है तो सभी ग्रुप इक्वली इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करें। कुछ मोर विड्रॉइंग है, कुछ लेस विड्रॉइंग है, और उनका हमने विड्रॉइंग ऑर्डर के डिक्रीजिंग ऑर्डर का पूरा एक सीरीज बनाया है। ये सीरीज आपको याद रखनी है, सीरीज से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ जैसे देखिए अगर किसी भी ग्रुप के ऊपर क्लियर पॉजिटिव चार्ज है ना, तो अगर किसी भी ग्रुप पे पॉजिटिव चार्ज है तब तो बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग होगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास Nr3 पॉजिटिव है ना, NH3 पॉजिटिव है, NO2, इन दोनों पे क्लियर पॉजिटिव है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग विड्रॉइंग होंगे। फिर Cn, CHO, फिर F, Cl, Br, I, OR, OH, C ट्रिपल बॉन्ड CH, उसके बाद फिनाइल, फिर CH डबल बॉन्ड CH2, फिर हाइड्रोजन। तो ये एक पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर का सीक्वेंस है, Nr3 प्लस, NH3 प्लस, NO2, Cn, CHO, F, Cl, Br, I, OR, OH, फिर एल्काइन, फिर फिनाइल, फिर इथेनाइल, और सबसे लास्ट में आएगा हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन का इंडक्टिव इफेक्ट हम 0 इंक्लूड करते हैं। तो ये पूरा डिक्रीजिंग ऑर्डर है, और ये दोनों हमें याद करना है। जब ये दोनों याद हो जाएंगे तो इन्हीं के बेसिस पर हमें क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्ट देखिए, अब हम इन मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज कारण इन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स कारण मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज में चेंज देखते हैं। फर्स्ट लिखिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, इसके कारण कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी पर क्या इंपैक्ट आएगा। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि यार कार्बोकेटायन है क्या। जैसे अगर हमारे पास ये CH2 पॉजिटिव है ना, तो ये कार्बोकेटायन है। अब मैं इस कार्बोकेटायन पे दो चेंज करता हूं, एक बार इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूं और एक बार इसी कार्बोकेटायन पे इलेक्ट्रॉन
विड्रॉइंग ग्रुप लगा देता हूं, डोनेटिंग और विड्रॉइंग। डोनेटिंग मतलब कौन सा होता है, प्लस आई वाला या माइनस आई वाला? डोनेटिंग वाला बताइए कौन सा, प्लस आई या माइनस आई? डोनेटिंग वाला प्लस आई। एक बार प्लस आई इफेक्ट लगाया है और एक बार कार्बोकेटायन पे माइनस आई लगाया है। और हम कंपेयर करना चाह रहे हैं स्टेबिलिटी। अब आप सबको एक बात पता होगा, जो स्टेबिलिटी है वो डिपेंड करती है एनर्जी पर। किस तरह से? जिसकी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, एनर्जी जितनी ज्यादा होगी स्टेबिलिटी उतनी कम है। अगर हम चाहते हैं मॉलिक्यूल स्टेबल हो तो उसकी एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन उठता है कि सर एनर्जी किस बात पर डिपेंड करती है? दूसरा, ये किस एनर्जी की बात कर रहे हैं? तो हम पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहे हैं, जो कि चार्जेस पर डिपेंड करती है, Q1 Q2 बाई आर, पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी आयन पर ज्यादा चार्ज हुआ तो जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना वो अनस्टेबल होगा। स्टेबल होने के लिए एनर्जी कम होनी चाहिए। एनर्जी कम होने के लिए क्या होना चाहिए? चार्ज कम। देखिए, चार्ज कम तो एनर्जी कम, और जब एनर्जी कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो अगर हमें किसी भी आयन को स्टेबलाइज करना है तो हमें उसके चार्ज को कम करना पड़ेगा। पॉजिटिव चार्ज है अगर उस पर, तो उसके पॉजिटिव चार्ज को कम करना। अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो उसके नेगेटिव चार्ज को कम करना। अब देखिए, अब खुद बताइएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन देगा, है ना? जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं, आपके पास सोडियम पॉजिटिव है। अब अगर मैं इस सोडियम पॉजिटिव को न्यूट्रल करना चाहता हूं, यहां पे 1 चार्ज था और यहां पे कितना चार्ज है सोडियम में? +1 चार्ज था, यहां 0 चार्ज है। तो चार्ज कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना पड़ा है। अगर हम किसी को भी इलेक्ट्रॉन देंगे तो उसका चार्ज कम हो जाएगा। जैसे Cl नेगेटिव है, ये Cl है, और अगर इससे इलेक्ट्रॉन ले लें तो इसका चार्ज कम हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज को कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन देना है और नेगेटिव चार्ज को से चार्ज कम करने के लिए इलेक्ट्रॉन लेना है। अब इसको ऐसे समझिए कि आपके पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इलेक्ट्रॉन देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पे चार्ज पर और स्टेबिलिटी पर क्या फर्क पड़ेगा? और ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होगा तो उसका चार्ज और स्टेबिलिटी पर क्या इंपैक्ट आएगा? बताइए। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो चार्ज बढ़ेगा या घटेगा कार्बोकेटायन का? क्या होगा? ऐसे समझो, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज था, इसने इलेक्ट्रॉन दिया। अगर पूरा एक इलेक्ट्रॉन दे देता तो पूरा ये 0 ही हो जाता चार्ज। मतलब इलेक्ट्रॉन दे के उसकी चार्ज को कम कर रहा है। चार्ज कम हुआ तो स्टेबिलिटी बढ़ गई। अब समझो, एक तो इसके ऊपर वैसे ही पॉजिटिव चार्ज कम है, वैसे ही मतलब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी है। ऊपर से किसी ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए, है ना? तो जब किसी से हम इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, जैसे सोडियम है, सोडियम से आप एक इलेक्ट्रॉन ले लें, सोडियम पॉजिटिव बन जाएगा। एक और इलेक्ट्रॉन अगर आप ले लें तो सोडियम 2 पॉजिटिव बन जाएगा। तो जब आप किसी से इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो उसका चार्ज बढ़ जाता है, और जब चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी घट जाएगी। मतलब हम फाइनली इस कंक्लूजन पर पहुंचे हैं कि अगर आपको कार्बोकेटायन आपने लिया है और आपको इसकी स्टेबिलिटी बढ़ानी है तो आपको लगाना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी प्लस आई वाला। लेकिन उसके उल्टे अगर आपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, यानी माइनस आई वाला, तो स्टेबिलिटी बढ़ने की जगह घट जाएगी। ये हो जाएगा किसका सीक्वेंस? कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी। तो अगली बार से अगर हमें कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी देखनी होगी तो हम सिर्फ एक फैक्टर देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है या नहीं। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी उतनी ही ज्यादा। तो अब देखिए, चलिए एग्जांपल लेते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कार्बोकेटायंस की स्टेबिलिटी कंपेयर करते हैं। जैसे आपके पास है CH3 पॉजिटिव, CH3 पॉजिटिव, CH3, CH2 पॉजिटिव और टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकेटायन। लिखते जाइए।
ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास ये 4 कार्बोकेटायन हैं, ठीक है। ये नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज वाले कंपाउंड है, इनकी सबकी स्टेबिलिटी देखनी है। तो अब देखिए यहाँ पे कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, डोनेट करेगा तो पॉजिटिव चार्ज को कम करेगा। यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है जो पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। यहाँ 3 ग्रुप ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन दे करके कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को कम करेंगे। तो कोई इलेक्ट्रॉन दे देगा तो उसकी कमी पूरी हो जाएगी। तो 3 डिग्री, 2 डिग्री, ये है 1 डिग्री कार्बोकेटायन, ठीक है ना। तो इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ठीक है। अगर मैं इसको कर लेता हूं, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 4th, 3, 2, 1। अब ये 1 है, ये 2 और ये 3। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन के पॉजिटिव चार्ज को 1 इलेक्ट्रॉन देने वाला है, यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को 3 इलेक्ट्रॉन ग्रुप देने वाले हैं और यहाँ पे 2 ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होंगे स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होगा सेकेंड वाला, फिर थर्ड वाला और फिर फर्स्ट वाला। यहाँ पे देखिए 1 डोनेटिंग ग्रुप, 3 डोनेटिंग ग्रुप और 2 डोनेटिंग ग्रुप, सबसे ज्यादा स्टेबल 2, 3, फिर 1। यहाँ पे देखिए सिंगल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है, डबल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है, ट्रिपल बॉन्ड पे पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज हमेशा कहाँ रहना प्रेफर करता है? लो इलेक्ट्रोनेगेटिव पे। अगर कहीं पर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव चार्ज है तो वो हाईली अनस्टेबल होगा। तो इसलिए फर्स्ट स्टेबल है, सेकेंड और थर्ड हाईली अनस्टेबल है। ध्यान रखिएगा, पॉजिटिव चार्ज, एक पॉइंट यहां पे लिख लीजिएगा, पॉजिटिव चार्ज इज हाईली unstable on electronegative atoms and unsaturated carbon। क्योंकि अनसेचुरेटेड कार्बन भी क्या होंगे? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं डबल और ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो जहां कहीं पर भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पॉजिटिव चार्ज आएगा वो हाईली अनस्टेबल होंगे। यहाँ पर देखिए डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में ट्रिपल बॉन्ड ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आया तो ज्यादा अनस्टेबल, डबल बॉन्ड पे कम, लेकिन यहाँ पे कंपेरेटिवली स्टेबल है। वैसे तो सभी अनस्टेबल हैं, लेकिन इन तीनों में हम बात करें तो सबसे ज्यादा फर्स्ट वाला। अब देखिए ये 3 मॉलिक्यूल हैं और इनकी हमें स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है कि तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है। तो देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन लगा है, बताइए ऑक्सीजन कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या विड्रॉइंग है? जरा चैट में लिख के बताइए कि ऑक्सीजन कैसा है, डोनेटिंग या विड्रॉइंग? ऑक्सीजन किस तरह का है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, ओके। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रॉन खींचेगा। नाइट्रोजन विड्रॉइंग है, नाइट्रोजन भी खींचेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन विड्रॉइंग है, ऑक्सीजन खींचेगा। नाइट्रोजन विड्रॉइंग है, नाइट्रोजन खींचेगा। बताइए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं घटाते हैं? विड्रॉइंग ग्रुप स्टेबिलिटी बढ़ाएगा घटाएगा? घटाएगा, ठीक है। जितना पूछा जाए उतना ही बताएं। इन चारों में सबसे ज्यादा विड्रॉ कौन कर रहा है? 1, 2, 3, 4 में। अच्छा 1 और 2 में देख लीजिए पहले, सिर्फ 1 और 2 में बताइए ज्यादा विड्रॉ कौन करेगा? 2 ऑक्सीजन ज्यादा विड्रॉ करेंगे या 2 नाइट्रोजन? 2 ऑक्सीजन ज्यादा विड्रॉ करेंगे। तो 2 और 1 में ज्यादा स्टेबल है 2, ठीक है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वाले में, नाइट्रोजन वाला 1 और 2 में स्टेबिलिटी की अगर बात करूं मैं तो 2 इज मोर स्टेबल देन 1, इस बात पे कोई शक नहीं होना चाहिए। अब बताइए 3 और 4 में कौन ज्यादा विड्रॉ करेगा? 3 और 4 में ज्यादा विड्रॉ कौन करेगा? 3। तो ज्यादा स्टेबल 4 और 3 में 4 होगा। अब देखिए 4 और 3 की स्टेबिलिटी 2 और 1 से ज्यादा होगी, क्योंकि यहां पे ये 2 नाइट्रोजन है, ज्यादा खींचेंगे
तो 4 सबसे ज्यादा स्टेबल, जो सबसे कम खींचेगा वो है नाइट्रोजन सबसे ज्यादा, फिर 3, फिर 2 नाइट्रोजन और फिर 1 ऑक्सीजन। ध्यान रखिएगा 2 नाइट्रोजन 1 ऑक्सीजन से ज्यादा खींचेंगे। तो 4 3 2 1। अब यहां पे लगा है NO2 विड्रॉइंग है, CN विड्रॉइंग है, यहां पे लगे हैं 2 Cl विड्रॉइंग है, फ्लोरीन विड्रॉइंग है। अब आपको यह बताना है कि NO2 CN Cl और F में माइनस आई सबसे ज्यादा किसका है। NO2 CN Cl और F में माइनस आई सबसे ज्यादा किसका है? NO2 का। Cl और F में किसका माइनस आई ज्यादा है? Cl और F में किसका माइनस आई ज्यादा है? F का। तो F ज्यादा खींचना चाहिए या Cl? कौन ज्यादा खींचेगा, F या Cl? F। बस ध्यान से देखिए, यहां पे फ्लोरीन 1 है और क्लोरीन है 2। तो अगर कभी ऐसा हो कि नंबर और पावर में चॉइस करना पड़े तो आप किसको चॉइस करेंगे? नंबर को। ऑल्दो क्लोरीन और फ्लोरीन दोनों ज्यादा खींचेंगे, लेकिन दोनों में ज्यादा कौन खींचेगा? अगर 2 क्लोरीन और 1 फ्लोरीन है तब कौन ज्यादा खींचेगा? तो 2 क्लोरीन ज्यादा खींचेंगे। नंबर इज मोर इंपॉर्टेंट देन पावर। तो अगर ये ज्यादा खींचेगा, थर्ड वाला है ना, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4। तो अगर 3 और 4 में स्टेबिलिटी की बात करें तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा? बताइए जरा, 3 और 4 में ज्यादा स्टेबल कौन सा है? 4। ठीक है, चलिए लिख दिया, 4 और 3 में 4 ज्यादा स्टेबल है। अब यहां पर भी है NO2, यहां NO2 खींच रहा है और यहां पे फ्लोरीन खींच रहा है। पावरफुल कौन ज्यादा है, NO2 या फिर फ्लोरीन? NO2। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि फ्लोरीन और क्लोरीन पास लगे हैं जबकि NO2 दूर लगा है। तो जो चीज सबसे ज्यादा मैटर करती है वो होती है डिस्टेंस, है ना। सबसे पहले हम देखेंगे डिस्टेंस। सबसे पहले क्या देखते हैं? डिस्टेंस। जो पास लगा है वो ज्यादा खींचेगा, भले उसके नंबर कम हो, भले वो पावरफुल कम हो, पर सबसे ज्यादा पास लगे होने पर ज्यादा खींचता है। मतलब ये है कि 3 और 4 दोनों का विड्रॉइंग बिहेवियर 1 और 2 से ज्यादा है, क्योंकि वो दोनों पास लगे हैं। ठीक है। अब NO2 और CN सेम डिस्टेंस पे लगे हैं। अब यहाँ पावरफुल देख लेते हैं कौन ज्यादा है, क्योंकि दोनों की डिस्टेंस सेम है, दोनों के नंबर सेम है, तो पावर देखेंगे। क्योंकि NO2 का पावर ज्यादा है इसलिए ज्यादा विड्रॉइंग है, और ज्यादा विड्रॉइंग है तो कम स्टेबल है, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी 2 की, फिर 1 की। 3 और 4 में 3 ज्यादा विड्रॉ करेगा इसलिए कम स्टेबल होगा, तो 2 1 4 3 ये करेक्ट सीक्वेंस होगा। 2 1 4 3, बिल्कुल 2 1 4 3। यहां पे देखिए ऑक्सीजन खींच रहा है दूर से, पास से और सबसे पास से। तो बताइए सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कहां खींचेगा? 7th वाले में सबसे ज्यादा कहां खींचेगा? 1 2 3 में, फिर 2 में, फिर 1 में। अच्छा बताओ तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ? सबसे ज्यादा स्टेबल इन तीनों में कौन सा हुआ? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ फर्स्ट, फिर सेकंड। फर्स्ट ज्यादा स्टेबल, फिर सेकंड। सबसे कम आना चाहिए कौन सा? थर्ड वाला, ये सबसे कम आना चाहिए था। पर ध्यान से देखिएगा यहां पे थर्ड वाला सबसे ज्यादा आ गया, और यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ऐसा क्यों हुआ कि थर्ड वाला सबसे ज्यादा आ गया। उसका रीजन ये है थर्ड वाले का सबसे ज्यादा आने का, क्योंकि जो थर्ड वाला है इसमें पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले एटम पे लोन पेयर है, और जहां कहीं पर भी पॉजिटिव चार्ज के बगल वाले एटम पे लोन पेयर होता है वहां पे लगता है अल्फा इफेक्ट। और ध्यान रखिएगा अल्फा इफेक्ट पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे मोस्ट स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। इससे ज्यादा स्टेबलाइजिंग इफेक्ट कोई नहीं होता, मोस्ट स्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। तो जहां कहीं पर भी पॉजिटिव के बगल में लोन पेयर आएगा वो मोस्ट स्टेबल होगा, उससे ज्यादा स्टेबल कभी कोई और कार्बोकेटायन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए।
नेक्स्ट देखिए, अगर मान लीजिए हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन की जगह स्टेबिलिटी होती कार्ब एनायन की, ठीक है ना। अगर हमें ये देखना होता है स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन, तो देखो क्या करते, कार्बन आयन में कार्बन आयन क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, अब देखिए अगर हमारे पास कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और इस पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाया, तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देके चार्ज को बढ़ा देगा। जैसे ही चार्ज बढ़ेगा, तो पहले ही नेगेटिव चार्ज था, चार्ज बढ़ा, स्टेबिलिटी कम। इस बार इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, इससे इलेक्ट्रॉन ले लिया तो चार्ज कम हो गया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। यानी सीधा सा फंडा है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाएंगे यानी -I वाला, तो इस बार स्टेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग यानी +I वाला लगा देंगे तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जस्ट रिवर्ट, केटायन एनायन के जस्ट रिवर्ट, आ रही बात समझ में। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, अगर हमारे पास, जैसे अगर हमारे क्या हुआ, हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ एनायन है ना, ये अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप लगे हैं, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा देंगे, जबकि यहाँ पे कोई भी डोनेटिंग नहीं था, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट वाला हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये भी निगेटिव है, ये भी निगेटिव है और ये भी निगेटिव है। अब यहाँ पे अगर स्टेबिलिटी का सीक्वेंस पूछा जाए तो यहाँ पे एक डोनेटिंग है, यहाँ पे 3 डोनेटिंग है, यहाँ पे 2 डोनेटिंग, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। ऐसे अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे एक डोनेटिंग है, 3 डोनेटिंग, 2 डोनेटिंग, तो सबसे ज्यादा स्टेबल फर्स्ट, फिर थर्ड, फिर सेकंड। एनायन का जस्ट उल्टा, केटायन का जस्ट उल्टा। यहाँ पे 3 एनायन है, ठीक है। अब नेगेटिव चार्ज, जैसे पॉजिटिव चार्ज स्टेबल होता है इलेक्ट्रोपॉजिटिव पर, नेगेटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे ज्यादा स्टेबल होता है। तो यहाँ पे ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ये sp2 है और ये sp3 है, तो नेगेटिव चार्ज सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ हो जाएगा, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले पे। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा है, sp हाइब्रिडाइज्ड, तो यहाँ सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी, सीक्वेंस जस्ट रिवर्ट। एनायन जो है वो केटायन के जस्ट उल्टे हो जाएंगे। जैसे देखिए यहाँ पे निगेटिव चार्ज है सब पे, है ना। अब यहाँ पे 2 निगेटिव है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो यही होगा जहां मोस्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे, सबसे ज्यादा फर्स्ट, फिर यहाँ पे सेकंड वाला, ठीक है, यहाँ पे थर्ड, फिर फोर्थ, जस्ट केटायन का उल्टा। यहाँ पे NO2 है, Cn है, सब पे निगेटिव चार्ज लगा है, 2 Cl और यहाँ पे ये। अब 2 Cl एक एफ से ज्यादा खींचेंगे, इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल 3, फिर 4। NO2 और C1 सेम डिस्टेंस पे हैं, पर पावरफुल ज्यादा NO2 है, तो NO2 ज्यादा खींचेगा। यहाँ पे देखिए एक ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन सबसे पास है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल 3 होना चाहिए था, फिर 2, फिर 1, लेकिन यहाँ पे 3 सबसे ज्यादा स्टेबल ना हो करके रादर 3 लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। और उसका रीजन ये है कि जब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, जब इन तीनों पे नेगेटिव चार्ज होगा, तो यहाँ -I खींच रहा है, यहाँ पास से खींच रहा है। अब यहाँ पे क्या है, लोन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो यहाँ पे लोन पेयर, लोन पेयर या लोन पेयर के नेगेटिव चार्ज के बीच में रिपल्सन हो जाएगा, और इस रिपल्सन के कारण ये लीस्ट स्टेबल हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, कार्बोकेटायन के बगल में पॉजिटिव चार्ज हाईली स्टेबल,
और कार्बन 9 के बगल में नेगेटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल।